दोस्तों आज है 1 नवंबर। बस एक महीना और इसके बाद ये साल कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा रहा आप लोगों का ये साल? जैसा आप लोगों ने स्टार्टिंग में सोचा था कि हाँ, जब 1 जनवरी थी कि हाँ यार ये साल को ऐसे लेके चलना है, क्या रियलिटी में आप लोग इस साल को वैसे ही लेके चल पाए हैं? इसी बीच में आप लोग कोविड-19 देखने को मिला, कई सारी और प्रॉब्लम सामने निकल कर आई। तो क्या ये साल एक्सपेक्टेशन पे कितने परसेंट खरा उतरा है? तो इसके बारे में आप लोग जरूर बताएगा। और अभी से ही अगर आप लोग रियलिटी में एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं लाइफ में, तो अगले साल आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए आप लोग को अपना प्लान तैयार कर देना चाहिए। यानी कि नेक्स्ट ईयर आप लोग कैसे एंट्री करना चाहते हैं, आप लोगों की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, आप लोगों का जो एजुकेशन है वो आप लोग किस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, या फिर कोई काम कर रहे हैं उसको किस डायरेक्शन में लेकर चलना चाहते हैं। तो ये प्लान आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए। हालांकि हर एक दिन जो होता है वो आप लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी देता है फिर से चीजों को स्टार्ट करने के लिए। पर लेकिन फिर भी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में एक पैटर्न चलता है कि 1 तारीख से 1 जनवरी से एक नया साल स्टार्ट हो रहा है। तो उस नए साल को आप लोग कैसे स्वागत करने वाले हैं? आप लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ रिजोल्यूशन लिया था, वो रिजोल्यूशन उनका अब तक चल रहा है? तो ये वो सारी वो बातें हैं जो मैं आप लोगों को बस इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जिस दिन हम लोग कुछ बातें सोचते हैं कि हाँ ये करेंगे, तो टाइम के साथ में वो धुंधली होती चली जाती हैं, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है फिर से वो साइकिल रिपीट होती है। फिर से हमको कुछ कुछ याद आता है कि यार लास्ट ईयर ना कुछ ऐसा सोचा था। तो क्या रियलिटी में आप लोग फिर से उस साइकिल को ऐसे स्टार्ट कर ऐसे खत्म करना चाहते हैं, या आपकी बार कुछ चेंज लाना चाहते हैं? चेंज ही आप लोगों को एक तरीके से जो चीजें सामने आएंगी, वो चेंज जो आप लोगों के लेकर आएंगे आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। और आप लोगों ने सुना होगा, अगर रास्ता चैलेंजिंग होगा तो वही आप लोगों को चेंज करेगा, और वही आप लोगों का एक अपग्रेडेड वर्जन सामने निकाल कर लेकर आएगा। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों की आने वाली लाइफ कैसी होनी चाहिए। ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग अपने टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, कहां कहां गलतियां की पिछले साल में जो अगले साल में नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप लोगों को चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का दिन आप लोग शानदार तरीके से यूटिलाइज करेंगे और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे एज कंपेयर टू जो लास्ट वाला डे था, या फिर लास्ट वाला महीना था, या फिर लास्ट वाला साल था। तो हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक साल आप लोगों को आप लोगों का एक अपग्रेड वर्जन आना चाहिए। जैसे आईफोन 12 आ गया, ठीक है, आगे आईफोन 13 आएगा, तो आप लोगों का भी ऐसे आईफोन की तरह अपग्रेड होना चाहिए ना, कि हाँ आपकी बार जो है ये चीजें अच्छी करनी है, अपनी हेल्थ को इस लेवल पर लेकर जाना है, अब की बॉडी को ऐसे करके लेकर चलना है, अब जहां इतना पानी मॉर्निंग में पीना स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग जिनको अपनी लाइफ में एक तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। पर लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को एक तरीके से डेली अगर आप लोग अपने अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, तो एक महीने या फिर एक साल के अंदर इतना बड़ा चेंज आएगा, आप लोग खुद के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कि यार रियलिटी में ये चेंज इतना बड़ा हो गया है। जैसे छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक दीवार एक बड़ी खड़ी कर देती हैं, उसके ऊपर पूरा एक घर बन जाता है। इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग अपने अंदर चेंज करना स्टार्ट करेंगे, तो आगे चलकर वो एक घर बना हुआ आप लोगों को नजर आएगा, और वो घर वो होगा जो आप लोगों का सपने का महल होगा। तो ये सपनों का महल अभी से बनाना स्टार्ट कीजिए, तभी आगे चलकर आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग उसी दिन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसी दिन फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि आप लोगों ने पास्ट में जो भी हरकतें की हैं वो उसका रिजल्ट है। अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं कि रिजल्ट फ्यूचर में रिपीट ना हो, आज से अपने अंदर चेंज लाना स्टार्ट कीजिए। ये चेंज आप लोगों को तब तक लेकर आना है जब तक कि आप लोग जो चाहते हैं अपनी लाइफ से वो आप लोगों को नया मिल जाए, तब तक लाइफ में चेंज लाते रहिए। और चेंज जो है वो आप लोगों को हमेशा टफ लगेगा। आप लोगों की बॉडी बोलेगी नहीं करना है, माइंड बोलेगा छोड़ो यार क्या रखा है इसमें। तो वही एक चीज होती है जो सबके साथ में होती है। तो जो उसके सामने घुटने टेक देता है उसकी लाइफ जो है फिर यहां पर समय अपने आप डिसाइड करता है, और जो घुटने नहीं टेकता है वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिसाइड करता है, अपने समय के हिसाब से। तो आप लोग अपने आप को किस कैटेगरी में रखने वाले हैं, ये अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएगा, और लाइफ को एक सही डायरेक्शन देकर चलिए। ओके, ये भाषण इसलिए दिया है क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं डेली परेशान रहते हैं, दुनिया भर के मेल आते हैं कि सर लाइफ में ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो ये जो लाइफ है आप लोगों की है, अब तक जो चल रहा है वो आप लोगों की वजह से ही चल रहा है, और आगे भी जो चलेगा वो आप लोगों की वजह से ही चलेगा। तो क्यों नहीं आ रही इसको चेंज करते हैं आप लोग? आप लोगों के हाथ में है ये चीजें, आप लोग क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों के हाथ से निकल गई हैं? जरा स्टेप तो उठाइए, एक एक कदम चलना स्टार्ट करेंगे तो कोसों मंजिल जो है आप लोगों के कदमों में आ जाएगी। आप लोग सोचिए मांझी के बारे में, बंदे ने एक एक पत्थर उठाकर रास्ता बना दिया पहाड़ के बीच में से। यार आप लोगों को तो थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है। तो आप लोग अपने आप को कमजोर मत समझिए। जब आप लोग अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं ना, वही एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को बर्बाद करके जाती है। तो उससे ऊपर उठिए थोड़ा।
आइए आज संडे संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे बना लेते हैं। इसमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए मोदी जी हैट में हैं, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से बाबू मैन बने हुए हैं हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। यहाँ पर बात की जा रही है राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में। राष्ट्रीय एकता दिवस के राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन ये स्टेचू ऑफ यूनिटी के सामने खड़े हुए हैं, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेचू बनाई गई थी। ये जो स्टेचू है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री की यूनिटी यानी कि एकता का प्रतीक है। तो यहां पर इनके द्वारा स्पीच दी गई और उसमें बोला गया कई सारी बातें जो इंपॉर्टेंट लगी मुझे, वो यहां पर ये थी। अगर पहले टाइम में आप लोग कंपेयर करेंगे जो आईएएस ऑफिसर की जॉब हुआ करती थी, वो ऐसा बोलते थे कि बाबू है ये, यानी कि एक तरीके से काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर ऐसे माना जाता था कि एक तरीके से अनअचीवेबल ये इंसान है। एक तरीके से उन्हें बोलते थे कि हाँ काफी बड़ा इंसान है। पर लेकिन जैसे जैसे कंट्री आगे बढ़ी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री आगे निकल कर आई, कई सारी कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो चीजें चेंज होना स्टार्ट हो गई। फिर ये लगने लगा कि यार अब ना कोई भी ऑफिसर होना चाहिए वो जनता की रीच में होना चाहिए, यानी कि जनता का शासन है तो जनता के अंदर सारी चीजें जनता के कंट्रोल में होनी चाहिए। तो इसी के चलते ये काफी अच्छी बात मुझे लगती है जो स्टार्टिंग से गवर्नमेंट बोल के चली है, पर कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं वो एक अलग बात है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि कम लोग रहे पर ज्यादा काम करते हुए नजर आए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और ये जो बाबू वाला माइंडसेट है ना, लोगों का डरते हैं, अगर किसी को काम पड़ता है यहां पर डीएम के पास में जाने से डरते हैं, यार वो ना कलेक्टर है, ठीक है। तो ये जो कलेक्टर है, जो ये बाबू वाला माइंडसेट है, ये लोगों के माइंड में से निकालना है, तभी जनता के साथ में आप लोग कनेक्ट हो पाएंगे, तो तभी यहां पर चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो ये काफी अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोगों को देखेगा। अब की बार जो नए नए जो ऑफिसर्स आ रहे हैं ना, वे जनता के साथ में ज्यादा मिलकर काम करते हैं पहले वालों के कंपेयर में। अगर आप लोग देखिए तो जो नई जनरेशन आ रही है वो एक चेंज ला रही है इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर। अब ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोगों को जनता के साथ में कनेक्ट आते हैं। जनता डायरेक्ट जाकर आईएएस आईपीएस से डायरेक्ट जाकर मिल लेती है, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो चेंज आ रहा है, हालांकि कई सारे एरिया में भी चेंज नहीं आया पर आगे आएगा, तो ये एक अच्छी चीज है। और खासकर इस तरीके की जो चीजें हैं आप लोग आंसर राइटिंग में जब लिखेंगे कि हाँ मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और ये बाबू वाली टेंडेंसी खत्म करनी है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के आंसर में जब झलकेगी तो तुरंत समझ जाएगा इंसान की एक सही इंसान आ रहा है इस पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। ये बात की जा रही है यहां पर एक बस डिपो के बारे में, जो कि कोलकाता के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ा ही एक अच्छा सा एक आविष्कार किया है। जो पुराने टायर होते थे, उन्होंने टायर को चेंज करके एक इतना शानदार उस पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं आर्ट किया है, कलाकारी की है, कि वो देखने में खूबसूरत लगने लगे। तो यानी कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि जैसा आप लोग दुनिया को देखना चाहोगे वैसा ही दुनिया आप लोगों को देखेगी। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो क्या समझाने की कोशिश की गई है, इनके द्वारा बोला गया कि आइडिया ये है इसके पीछे कि जो पार्क है उसमें जो भी वेस्ट है यहां पर, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है आर्ट में, यानी कि वेस्ट को आर्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। एक लोग बोलता है कि ये बर्बाद चीज है और दूसरा बोलता है कि इस बर्बाद चीज से मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा कि तुम खुद बोलोगे कि यार ये कितनी शानदार चीज है। तो नथिंग इज वेस्ट, इट कैन बी ए आर्ट, यानी कि कुछ भी वेस्ट नहीं है, इसको आप लोग आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। घर में जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो बोतलें होती हैं, फिर कोई और कई सारी चीजें होती हैं, हमारे घर में जो मम्मी होती है, सिस्टर होती हैं, उसको चेंज कर कई तरीके की कलाकारी उन पे करती हैं, ठीक है। कपड़ा होता है उसके साथ में कई तरीके की कलाकारी की जाती है। तो देखने का नजरिया होता है, ये काफी इंटरेस्टिंग। मैं आप लोग एक छोटी सी बात बताता हूं, शायद आप लोग इसको सुनकर सरप्राइज होंगे। मेरे जो दादा थे वो नहीं कहते, जो आप लोगों ने सुना होगा शायद, बान जो चारपाई आप लोगों ने देखी होगी, जो उसको बुनने के लिए जो बान होते हैं, बेसिकली जो ऐसी नहीं रस्सी सी होती है, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, ठीक है, जो रस्सी टाइप की होती है, जैसे कि उस तरीके से उसको बनाया जाता है, जिससे आप लोग खाट को बुनते हैं, उसको बान बोला जाता है बेसिकली हमारी साइड में। तो वो बेसिकली जो जूट होता है, जिसको सन बोलते हैं, ठीक है, उससे बनाई जाती थी। पर लेकिन मेरे जो दादाजी थे, उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांव में कई सारे दर्जियों को पकड़ा, यानी कि जो टेलर थे, तो उन टेलर पे से उन्होंने जो छोटी छोटी जो इकट्ठा हुआ करती थी, उनकी जो भी जो कपड़े की जो छोटे छोटे पीस बचे होते थे, जिनको वो रद्दी में फेंकते थे, तो मेरे दादाजी ने बोला कि उनको इकट्ठा करके रखना, मैं लेने आऊंगा। तो वो उनसे वो जो पीसेस थे वो लेकर आने लगे, और उन्होंने घर में चारपाई बुनना स्टार्ट की, यानी कि बांध बनाना स्टार्ट किए, और उस बांध से चारपाई बनाई उन्होंने। ये चारपाई इतनी शानदार होती हैं, इनमें आप लोगों को कपड़ा बिछाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ये। तो इसको कहते हैं कि जिसको वेस्ट बोला गया था उनके द्वारा, वो यहां पर आर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मेरे दादाजी ने। हालांकि दादाजी देखिए अभी नहीं है, पर लेकिन उनकी बातें पता नहीं मुझे बहुत याद आती हैं, मैं उनके बहुत करीब था। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें लगती थी मुझे। एक इनोवेटिव माइंडसेट था उनका, जो चीजों को देखने का तरीका था वो थोड़ा सा डिफरेंट था उनका। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमेशा वो मेरे साथ में शेयर करते रहते थे। तो ये वाली बात जो है, वो वेस्ट को उन्होंने एक तरीके से एक प्रोडक्टिव आर्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो मुझे एकदम याद आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपने देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो आप लोग उसको समझ पाएंगे कि ये रियलिटी में क्या चीज है, ठीक है।
तो यहां पर भी वही बात की गई, तो टायर को जो वेस्ट था उसको इन्होंने आर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कोलकाता के अंदर यहां पर एक बस स्टॉप है जहां पर ये कलाकारी की गई है, और यहां पर वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये एक्टिविटी की गई है। द कंट्री फर्स्ट टायर पार्क भी इसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर स्प्लेंडेड बस ये डिपोट है कहां पर, कोलकाता के अंदर में, जिसको यहां पर कंट्री फर्स्ट टायर पार्क के नाम से भी आप लोग जानते हैं। थोड़ा सा और आगे चलूं इसके बारे में, तो ई वेस्ट के बारे में भी अगर बात करें तो उनको भी अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, पर लेकिन यहां पर हम लोग बात करें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में। अब आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ दिनों नहीं, हालांकि 6-7 महीने हो गए यहां पर फेसबुक पर मैंने कई सारी ऐसी पिक्चर शेयर की थी, उसमें दिखाया गया था कि अलग अलग तरीके से प्लास्टिक को यूज किया गया है। जैसे कि प्लास्टिक आप लोग यहां पर देखें, प्लास्टिक का एक घर बना दिया, प्लास्टिक के अंदर सीमेंट भरकर। यहां पर देखिए प्लास्टिक को एक कलाकारी तरीके से यहां पर यूज किया जा रहा है। ये देखिए प्लास्टिक के क्या क्या यूज किए जा रहे हैं। ये वही प्लास्टिक है जिस प्लास्टिक की जो कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते हैं और उसको फेंक देते हैं, ये वही प्लास्टिक है। हालांकि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, वो भी थोड़ा याद रखिए, क्योंकि बॉडी को एसिडिक बनाती है और ये बॉडी के लिए काफी खतरनाक होती है। तो बात करें अगर यहां पर फिर भी वेस्ट है तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोडक्टिव वे में। तो इसी के चलते एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, यह है प्लास्टिक प्रीमियर लीग के बारे में। प्लास्टिक प्रीमियर लीग क्या है यहां पर, यह प्लास्टिक प्रीमियर लीग अभी रिसेंटली यहां पर मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर यहां पर इसको स्टार्ट किया गया, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। इंदौर हमारी कंट्री की वो सिटी है जो लगातार 4 बार इंडिया की सबसे स्वस्थ सिटी में इसका नाम आया है। तो ये सिटी के द्वारा अभी रिसेंटली प्लास्टिक प्रीमियर लीग स्टार्ट किया गया। तो प्लास्टिक प्रीमियर लीग यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर जो इंदौर है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो क्या क्या चीजें इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूं। प्लास्टिक प्रीमियर लीग बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे आप लोग आईपीएल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको प्लास्टिक प्रीमियर लीग पीपीएल के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये जो पीपीएल है यहां पर, ये फ्री इंदौर सिटी प्लास्टिक से बनाने की बात इनके द्वारा की जा रही है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का यहां पर वर्ड यूज किया गया है। सिंगल यूज मतलब क्या होता है, आप लोग नारियल पानी पीते हैं तो आप लोगों को प्लास्टिक का स्ट्रॉ मिलता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, नारियल पानी पीते हैं उस प्लास्टिक के स्ट्रॉ को फेंक देते हैं। इसी तरीके से कुछ बाहर खाने जाते हैं तो वहां पर प्लास्टिक की चम्मचें आप लोगों को मिलती हैं, प्लास्टिक की प्लेट आप लोगों को मिलती है, प्लास्टिक के गिलास आप लोगों को मिलते हैं। वो यूज एंड थ्रो वाली चीजें होती हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक जनरेट होता है इन्वायरमेंट में वो उसी की वजह से होता है। अगर उनको हम लोग कागज में कन्वर्ट कर दें, यानी कि प्लास्टिक की जगह हम लोग कागज का स्ट्रॉ लेने लगे या फिर कुछ ऐसा मटेरियल रखें जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, तो वो एक अच्छा तरीका होता है। तो उससे सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग खत्म कर पाएंगे। जो यूज एंड थ्रो वाले पेन होते हैं ना आप लोग, वो भी यहां पर इसी कैटेगरी में आते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये पेन अच्छे नहीं लगते, हालांकि कई सारे ये पेन काफी अच्छे लगते हैं, पर लेकिन मैंने इन पेन को कभी कभार हो सकता है कभी यूज किया एक आध बार, पर मैं इनको यूज करने से बचता हूं, ठीक है। क्योंकि ये प्लास्टिक जनरेट करते हैं। आप लोग देखिए प्लास्टिक लेकर आएंगे तो फेंकेंगे उसको, ठीक है। जबकि रिफिल अगर आप लोग लेकर आते हैं या फिर इंक वाला अगर पेन रखते हैं, जैसे कि मैं आज के में पायलट पेन यूज करता हूं कई बार, क्योंकि उसमें आसानी से आप लोग इंक डाल सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप भी आप लोग भी अपनी लाइफ में उठा सकते हैं। तो यही बात है, आप लोग यहां पर अपनी सिटी को अगर स्वच्छ करना चाहते हैं तो आप लोग भी इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करिएगा। और अगर किसी ने कुछ स्टेप अब तक उठाया तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, ठीक है। अगर बात करें यहां पर इंदौर के बारे में, तो इंदौर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह कि 4 बार ये साफ सिटी में इसका नाम आया हमारी कंट्री के अंदर, तो 4 टाइम। तो प्लास्टिक प्रीमियर लीग कंपटीशन जो अभी यहां पर देखने को मिल रहा है, उसमें 19 जो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको 4 टीम में डिवाइड किया गया है। ये 4 टीम क्या करेंगी, यहां पर बैट बॉल से नहीं खेल रहे हैं, आप लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा करना है, और जो सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा 45 दिन के अंदर, तो वही यहां पर विनर होगा। यानी कि प्लास्टिक इकट्ठा करके लेके आना है। कैप्टन जो होंगे वो इनके रेडियो जॉकी होंगे। रेडियो जॉकी इनको मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे कि आप लोग अपना काम कंटिन्यू करने रहना है, और लोगों को भी एनकरेज करेंगे कि आप लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को डोनेट करो, यानी कि अपने घर से सिंगल यूज प्लास्टिक को निकालो। तो इसको कहते हैं इनोवेटिव वे ऑफ थिंकिंग। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी समझदारी के तरीके से माइंड को शांत रखकर सोचना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप लोगों के माइंड से निकलकर आने लगेंगे। ओके, तो ये थी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज। बाकी जिसको बर्फबारी पसंद है तो यहां पर बर्फबारी स्टार्ट हो गई है हिमाचल प्रदेश में, यह है लाहौल स्पीति। तो आप लोग अगर इस पर्टिकुलर एरिया से हैं तो आप लोग तो चीज़ों को देखिए। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने एक बार पूछा कि जो हिमाचल प्रदेश में लोग रहते हैं वो काफ़ी इंजॉय करते होंगे इसको, तो एक बंदे ने मुझे मेल लिखा, और वो मेल काफ़ी लंबा मेल, उसने डिटेल में लिखा। बोल रहा है कि सर ये चीज़ें ना दूर से अच्छी लगती हैं, जो जिनको लगता है कि हाँ एक तरीके से बर्फबारी हो रही है तो हम लोग को लगता है कितना खूबसूरत नज़ारा है, पर लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जो वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। पीने का पानी भी उनका फ्रीज हो जाता है। घर पर किस तरीके की, एक तरीके से सोचिए कि सर्दी कितनी ज़्यादा पड़ती है।
मतलब फ्रीज टेम्परेचर में ये लोग रहते हैं हर टाइम। हम लोग क्या करते हैं, घूमने चले जाते हैं कभी कभी अपना मूड अच्छा करने के लिए, पर लेकिन सोचिए अगर आप लोगों को वहीं पर ही रहने के लिए मिल जाए तो आप लोग रहना पसंद करेंगे? तो कुछ दिनों के लिए आप लोगों को लग सकता है कि हाँ यार जरूर रह लेंगे, पर लेकिन जब आप लोग जाकर देखेंगे आप लोग एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, अगर इन पर्टिकुलर एरिया में नहीं है तो आप लोग एक कंफर्टेबल जोन में है। पर लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो उनको पता है किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करके चलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर लाहौल स्पीति कहां पर है, ये डिस्ट्रिक्ट ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो बर्फबारी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में कोई आर्मी पर्सनल है, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है, जो कैंटीन के बारे में जानते हैं? कैंटीन के बारे में, हालांकि अगर आप लोग आर्मी से नहीं है तो भी आप लोग कैंटीन के बारे में जानते होंगे। तो कैंटीन जो होती है, जिसको आप लोग CSD के नाम से जानते हैं, इसको कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि जो बाहर से कैंटीन में सामान खरीद कर लाया जाता था अब उसको कम किया जाएगा। कई सारे प्रोडक्ट, 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट उन्होंने खरीदने बंद कर दिए और कोशिश करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत के तहत काम को किया जाए, अपनी ही कंट्री के प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिले, ना कि बाहर के प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिले। तो कैंटीन में जो कि CSD है यहाँ पर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। और अगर बात करें इसके बारे में, ऑल मेजर जो मिलिट्री बेस हैं जो ऑपरेट किए जाते हैं इंडियन आर्म फोर्स के अंदर, यानी कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इनके बारे में अगर आप लोग बात करिए तो उसके अंदर इसको ऑपरेट किया जाता है। जो CSD प्राइस है वो काफी ज्यादा लो होते हैं, ये लो प्राइस रखे जाते हैं। यानी कि देखिए एक टाइम ऐसा हुआ करता था, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मेडवल इंडिया भी पढ़ा हो तो मेडवल इंडिया में यहां पर ये चीजें हुआ करती थी कि जब आर्मी तैयार की जाती थी तो उस टाइम पर ये नहीं पॉसिबल था कि सबको इतना पैसा दिया जा सके, सबको कुछ इस तरीके से मतलब अच्छा खासा पैसा दिया जा सके। तो उस टाइम पर ये बोला गया कि आप लोगों को 15,000 मान लीजिए रुपए दिए गए हैं, एक माना गया, ये एक मान लीजिए माना गया है, ये ऐसा नहीं कि 15,000 दिए गए, 15,000 रुपए दिए गए, तो बाकी का आप लोगों को सामान दिया जाएगा, गेहूं दिए जाएंगे, आटा दिया जाएगा खाने के लिए, ताकि आप लोग घर घर से चल पड़े और ये जो बेसिकली पैसे आप लोगों को दिए जा रहे हैं आप लोगों के सेविंग में चले जाएं। तो यानी कि ये एक तरीके का एक फंडा माना गया कि यहां पर बिना टैक्स का सामान आप लोगों को यहां पर मिलेगा। तो इसलिए काफी लो प्राइस आप लोग कैंटीन के अंदर देखने को मिलते हैं और ये यहां पर काफी फायदा भी यहां पर जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट है वो इससे यहां पर कमाते हैं। टैक्स जो है वो बिल्कुल ना के बराबर क्या खत्म रहता है टैक्स इसके ऊपर। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जो है ये ब्रिटिश राज में स्टार्ट किए गए थे, आर्मी कैंटीन बोर्ड स्टेब्लिश किया गया था, जिसके चलते यहां पर जो यहाँ पर इनकी जो नेवी हुआ करती थी, ठीक है, तो आर्मी कैंटीन जो बोर्ड है यहाँ पर ये यूनाइटेड किंगडम से स्टार्ट किए गए थे हमारी कंट्री में। 1992 में यहाँ पर आर्मी कैंटीन बोर्ड को फिर अबोलिश कर दिया गया यूके के अंदर। हमारी कंट्री में इनको क्यों स्टैब्लिश किया गया था? ये स्टैब्लिश इसलिए किया गया था क्योंकि ब्रिटिश जो ट्रूप्स हमारी कंट्री में लाए जाते थे उनको ग्रोसरी का जो सामान है वो उनको आसान तरीके से अवेलेबल कराया जा सके बिना किसी टेंशन के। तो इसका ये बेसिक पर्पज हुआ करता था। तो आर्मी कैंटीन बोर्ड बनाया गया था 1927 में। फिर यहां पर कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर जो यहां पर सिंडिकेट निकल कर आया जिसको CCS के नाम से जानते थे 1927 से 42 तक। फिर यहां पर डायरेक्टरेट ऑफ होलसेल ट्रेड एंड इंडियन कैंटीन निकल के आया, ये 1942 से 1947 तक। और आज के दिन में कैंटीन स्टोर्स ये डिपार्टमेंट आप लोग को नजर आते हैं जिसको CSD के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसको बेसिकली हमारी कंट्री में अगर आजादी के बाद में बात करें तो 1948 में बनाया गया और मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में उल्टा बोल दिया, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। हालांकि कैंटीन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा जिसके घर में आर्मी पर्सनल है। ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते हैं किस किस के घर में आर्मी में से पर्सन है। आप लोगों ने इसको देखा होगा, कैंटीन का सामान लेते हैं ना, कई सारे पड़ोसी बोलते हैं भैया हमारा कैंटीन का सामान मंगा देना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहता है। चलिए जो भी है आगे चलते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर क्वालिटी जो है ये अभी रिसेंटली ये काफी वर्स्ट कैटेगरी में देखने को मिलती है, खासकर जब सर्दियां आना स्टार्ट हो जाती है। तो एयर क्वालिटी दिल्ली जो NCR है उसके बारे में जो एयर क्वालिटी है वो वेरी पुअर कैटेगरी में देखने को मिल रही है और ये नॉर्मली हाई नजर आती है। पर अब की बार अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी बीच बीच में देखने को कई बार मिल जाता है। 0 से अगर 50 है तो गुड है, सेटिस्फैक्टरी है अगर 51 से 100 है, मॉडरेट है अगर 101 से 200 है, पुअर है अगर 201 से 300 है और वेरी पुअर है अगर 301 से 400 है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा 301 से 400 के पुअर में सारे आप लोगों को नजर आएंगे। 400 से ऊपर चला गया तो हष्ट-पुष्ट इंसान भी बीमार हो जाएगा, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली यहां पर जो डेटा निकल के आते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो यहां पर सोर्स है जहां से डेटा लिया गया है। कैपिटल में जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यहां पर एक बेसिकली बात की गई है, ये बात की गई सफर के बारे में। तो ये सफर क्या है इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। यहां पर अगर हम लोग बात करें कैपिटल के अंदर 24 आवर के अंदर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये 367 था संडे में और इसी के साथ में 31 अक्टूबर को यहां पर ये 374। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अलग अलग चेंज होता रहता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है दिल्ली
वाले एरिया में, क्योंकि ये पड़ोसी देश है और यहां पर अगर पोल्यूशन होगा तो यहां पर भी आप लोग पोल्यूशन होता हुआ नजर आएगा। तो सफर के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट, यानी कि सफर, ठीक है। तो ये वो वाला सफर नहीं है, ये सफर वाला सफर है, ठीक है। तो मोस्ट एडवांस जो सिस्टम है एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग का, ये इनोग्रेट किया गया था दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। और आज के लिए में बात करें तो 3 सिटी, पुणे, मुंबई और अहमदाबाद, हालांकि आगे भी इसको बढ़ाया जा रहा है, ये इनिशियल फेज में आप लोगों को देखने को मिली चीजें। डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी IITM पुणे के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ऑपरेट किया जाता है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये IMD किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये आप लोगों को बताना है। अभी मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, इसके बारे में क्वेश्चन भी बोला था मैंने आप लोगों से टेलीग्राम पर। अगर बात करें इसके बारे में, यहां पर एयर क्वालिटी अर्ली, ये वेदर एक तरीके से अर्ली वार्निंग सिस्टम भी यहां पर जनरेट किया गया, यानी कि एयर की क्वालिटी कैसे रहने वाली है उसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाती है। ऑल वेदर जो पैरामीटर है, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ये सब तो बताता ही बताता है। इसके साथ में यूवी जो इंडेक्स है यहां पर, PM1, मरकरी, ब्लैक कार्बन, जो रियल टाइम में इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर जो 10 है, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इनके बारे में भी आप लोगों को एक ओवरव्यू यहां पर ये बताता है। ये मॉनिटर करता है कि क्या क्या पोल्यूटेंट हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, ठीक है, ज़ाइलिन और प्लस मरकरी, तो इनके बारे में भी बताया जाता है, इनको भी ये मॉनिटर करता है। यानी कि जो पहले सिस्टम हुआ करता था उससे एडवांस सिस्टम ये सफर आप लोगों को नजर आएगा। रियल टाइम इंफॉर्मेशन आप लोगों को देगा, 24/7 बेसिस पर आप लोगों को इंफॉर्मेशन बताएगा। और अच्छी बात यहां पर ये, अगर कुछ गलत घटना होने वाली है तो यहां पर 72 घंटे पहले आप लोगों को बता देगा, यानी कि लगभग 3 दिन पहले आप लोगों को यहां पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगा। इसका फायदा क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आज ही मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूं, तो इससे क्या होगा, आप लोग बोलेंगे सर थोड़ा तो पहले बता देते हैं, पर लेकिन यहां पर ये देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि 10 दिन के बाद मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इसी तरीके से बाढ़ आ गई, एकदम बाढ़ आ गई, पर लेकिन बता दिया 3 दिन पहले बाढ़ आ गई, तो लोग अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इससे फायदा क्या होता है, किसान, मछुआरे सब अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं। अगर कोई टूरिस्ट एक्टिविटी पर कहीं जा रहा है तो वो भी अपने आप को एक तरीके सही से रख पाते हैं। तो ये सारा सिस्टम यहां पर सफर तैयार करता है। तो ये सफर के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ठीक है। आइए अब आगे चलता हूं। एक सफर मैंने पहले भी आप लोगों को एक बार पढ़ाया था, एक आर्टिकल आया था उस टाइम पर, तो एक लड़के के द्वारा बोला गया सर सफर के बारे में मत बात कीजिए, जिंदगी बहुत सफर कर रही है आजकल। तो एक सफर को आप लोग कैसे सफर में कन्वर्ट करना है, ये आप लोगों का डे बाय डे का सफर बताएगा कि आप लोगों का सफर कैसा रहने वाला है, ठीक है। ये तो शायरी हो गई। चलिए आगे चलते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर जस्टिस अगर लोगों को मिल पाता है तो उसी का मतलब है कि हाँ कंट्री सही डायरेक्शन में चल पा रही है। तो हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बोबडे साहब है उनके द्वारा बोला गया है फर्स्ट रिसोर्स, जो यहाँ पर रिसोर्स सेंटर नागपुर में यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर आप लोग को जो चलान की फैसिलिटी है उसमें भी कई सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो न्याय कौशल के नाम से इसको बोला गया है, ई रिसोर्स सेंटर हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे न्याय कौशल। तो यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा मैं जान लेता क्या जान तो लिया हूं मैं, थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर ये घटना थोड़ी सी मेरे साथ भी कनेक्ट है, अभी आप लोगों को बताऊंगा क्या हुआ यहां पर। तो यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है S.A. बोबडे साहब, तो S.A. बोबडे साहब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ के साथ में मिलकर इनोग्रेट किया गया न्याय कौशल, ठीक है। तो किनके द्वारा ये इनोग्रेट किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और यहां पर जो D.Y. चंद्रचूड़ है यहां पर इनके द्वारा मिलकर ये न्याय कौशल स्टार्ट किया है, कहां पर, नागपुर के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आज की डेट में अगर आप लोग देखिए ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है वो काफी बड़ी एक तरीके से चैलेंज फेस कर रहे हैं यहाँ पर। अगर बात करें चलान के बारे में, चलान अगर हो जाता है, अगर आप लोग मैनुअली उसको यहाँ पर लेकर जाते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चलान अगर हो जाता है तो ऑनलाइन आप लोग यहाँ पर इसको प्रोवाइड करा सकें अगर तो सिस्टम अच्छा रहेगा। जैसे कि शायद ही आप लोगों में से मतलब पता नहीं कितने बच्चे जानते होंगे, मतलब मुझे तो नहीं पता था, ठीक है, कि दिल्ली में कई सारी ऐसी रोड हैं जहां पर आप लोग 40, 50, 60, 70 स्पीड लिखी हुई है, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, उससे ज्यादा स्पीड से नहीं आप लोग चलाएंगे, या फिर 70 किलोमीटर पर जो हार है उसके हिसाब से आप लोग ज्यादा नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी यहां पर कहीं जा रहा था तो वहां पर एक रोड थी, मुझे पता नहीं था कि यहां पर ऐसा भी कुछ है। नॉर्मली मैं गाड़ी जो है वो ज्यादा स्पीड पे चलाता नहीं हूं, मैं इतनी चलाता हूं कि इसको कंट्रोल कर सकूं, ठीक है। तो मेरी जो स्पीड थी यहां पर वो 70 के करीब थी, ठीक है। तो उस पे जो स्पीड लिमिट थी वो कम थी, तो मेरे पास में मैसेज आया कि आप लोग आपका चलान हो चुका है ओवर स्पीडिंग की वजह से।
मैंने कहा किसी और चीज की वजह से बोलते तो समझ में आता, मैं तो यार तेज चलाता भी नहीं हूं, तो ये चालान कैसे हो गया। तो फिर वहां पर दिखाया गया कि ये पर्टिकुलर जो रोड है ना, इन पे लिमिटेशन है, और जबकि रोड वो खाली पड़ी हुई थी, आगे पीछे कोई नहीं था उस पर, तब मैं उसको 70 की स्पीड में चला रहा था, तो उसमें मेरा चालान आ गया कटकर। तो उसमें 2000 के करीब मुझे पे करने पड़े ऑनलाइन, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी एक्टिविटी आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। पर अच्छी बात क्या रही, मेरा टाइम जरा सा वेस्ट नहीं हुआ, मेरे पास से मैसेज आया, मैंने उसको खोला, साइट को जाकर ऑनलाइन पे कर दिया। तो इस तरीके से 27 लाख चालान रिसीव किए जा रहे हैं यहां पर, जिसमें 19.8 करोड़ के करीब यहां पर ऑनलाइन कलेक्ट किया गया इनके द्वारा पैसा। तो इसमें से 2000 रुपए मेरे भी हैं, ठीक है। मतलब देखिए फैसिलिटी देखिए, नॉर्मली क्या होता है आप लोगों को जाकर चालान पे करना पड़ता, पर आप लोग यहां पर अब देख सकते हैं कि चालान जो है इतना आप लोगों को इस तरीके से पे नहीं करना है। तो कंडीशन ये एक अच्छी चीज बोल सकते हैं, और कहीं ना कहीं पर हाँ, इससे क्या होगा, अब आगे से मुझे पता चला, तो मुझे उसी दिन ये बात माइंड में आई कि मैंने कहा बच्चों को जरूर इसको शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, ताकि आप लोग भी अपने पास भी इसकी नॉलेज रखें, और आसपास में जो भी यहां पर ऐसे हैं जिनको पता नहीं है इसके बारे में, उसको भी अवेयरनेस इसके बारे में फैलाइए, ताकि इन सब चीजों के बारे में आइडिया रखा जा सके, ठीक है। तो हालांकि कई जगह सिंबल भी लगे रहते हैं कि इससे ज्यादा ओवर स्पीड नहीं चलाना है, पर कई बार जो दिमाग है उसमें कई सारी चीजें चलती रहती है, तो उन चीजों पर हमारी नजर नहीं पड़ती है, तो इस वजह से ये चीजें देखने को मिल जाती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ वहां पर। तो इस तरीके से ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, खासकर जब आप लोग चल रहे हो रोड पर, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि किसी न किसी रीजन की वजह से वो लिमिट वहां पर रखी गई है, ठीक है। अगर बात करें, जस्टिस बोबडे साहब के द्वारा बोला गया कि पेंडेमिक के चलते कई सारी ऐसी हर्डल आ गए हैं बीच में, जिसके चलते जस्टिस लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो इसका भी एक सही सोल्यूशन यहां पर निकाला गया है ताकि जस्टिस पहुंचाया जा सके, वो है ऑनलाइन मीडियम, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर वर्चुअल कोर्ट भी आप लोगों को देखने को मिले पेंडेमिक के टाइम पर, यानी कि घर पर ही बैठे आप लोगों को जस्टिस यहां पर मिल जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, ये एक तरीके से मीडियम बन चुका है लोगों को कनेक्ट करने का, और एक तरीके सही डायरेक्शन में चीजों को ले जाने का, तो ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाया जा सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहां पर ऑनलाइन न पढ़ा रहा होता, तो ये बातें मैं 3, 4, 10, 15 लोगों तक बता पाता, ओनली जो मेरा फ्रेंड सर्किल है, फोन कर देता 4-5 को लोगों को मैसेज सेंड कर देता। पर लेकिन अभी फिलहाल मैं ऑनलाइन बैठा हूं, तो ये 40 से 50 हजार लोगों को मैं बताऊंगा, और वो 40 से 50 हजार लोग अगर 3-3, 4-4 लोगों को भी बताएंगे, तो 5 से 6 लाख लोगों तक ये चीजें आराम से पहुंच जाएगी जरा सी देर में। तो ये होती है सोशल मीडिया की एक तरीके से ताकत, अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, अच्छी चीजें शेयर किया कीजिए जितना ज्यादा आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि खुशियां जो हैं वो बांटने से बढ़ती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश किया कीजिए, जो भी चीजें आप लोग जानते हैं अच्छी हैं, तो दूसरों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। ये जो न्यूज होती है इस तरीके की, ये काफी अंदर से झकझोरने वाली न्यूज होती है। आप लोग ये सोचिए कि एक 90 साल की जो औरत है, उसके साथ में रेप किया जा रहा है। एक बच्ची है जो 1 साल की, 2 साल की, कुछ महीने की बच्ची है, उनके साथ में रेप किया जा रहा है। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर 90 साल के साथ में रेप नहीं होना चाहिए, बच्ची के साथ में रेप नहीं होना चाहिए, मतलब इससे यह पता चलता है कि हैवानियत की कितनी एक तरीके से पराकाष्ठा एक क्रॉस हो चुकी है यहां पर। एक माना जाता है कि हाँ, एक यंग माइंड है, उसकी एज जो है वो मान लीजिए 20 से लेके 30 साल के बीच में है। चलिए, गर्म खून है, गर्म जोश है, उस टाइम पे इंसान की हरकतें जो होती हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं रह पाती हैं। उस टाइम पर इंसान जो ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता है। पर वो इंसान अगर इतना गिर जाए कि वो एक तो होता है कि एक हम उम्र को देख रहा है कि हाँ, ये मेरी उम्र का बंदा है, तो इसके साथ में जो है बेसिकली मुझे फ्रेंडशिप करनी है, कुछ भी करना है, अपना रिलेशन आगे लेकर चलना है, और उसको वो मना कर दे, तो वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी केस निकल कर आया था ये, कि उसको गोली मार दी लड़की को, ठीक है। मतलब कैसी टेंडेंसी चल रही है यार ये, मतलब सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो गोली मार दो, उसको अपहरण कर लो, उसको गिरफ्तार कर लो, बुजुर्ग के साथ में रेप कर लो, छोटी छोटी बच्चों के साथ में रेप कर लो। ये जो माइंडसेट है ना सोसाइटी में, ये इतना घृणित माइंडसेट यहां पर होता जा रहा है, जो कि समझने में नहीं आता है कि यहां पर आखिर किस तरीके से ये अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, इनका दिन कैसा होता है, ये सोचते क्या है अपने दिमाग में कि इतना नीचे तक ये इतना नीच हरकत करके चले जाते हैं। तो ये हरकत अभी त्रिपुरा में देखने को मिली। रेप एक ऐसी एक तरीके से ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी अपने घर में अपनी जो मां बहन होती है उनको नहीं देखा है, कि उसके बारे में अगर सोचिए एक बार कि ये दुर्घटना अगर आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ में हो, तो क्या फिर भी आप लोग ऐसी हरकतें करोगे? तो ये नीच प्रवृत्ति जो आप लोगों को देखने को मिलती है, ये नीच प्रवृत्ति के जो लोग देखने को मिलते हैं, इनका ये साहस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप जैसे जो लोग हैं वो चुप रहते हैं ये सारी चीजें देखते हुए, ठीक है। ये क्या होता है, कुछ दिनों तक याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं। अगर उनको पता हो कि हाँ, सामने वाला पर्सन जो है, अगर कोई इस तरीके से कि अगर कोई लड़की जा रही है अकेले, तो उसको ये लगे कि हाँ, कोई मुझे मिल गया तो वो मुझे घर तक छोड़कर आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोगों को देखने को मिले, तो एक तरीके से ये ऐसा माहौल हम ही लोग बना सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए, अगर कोई भी ऐसी लड़की दिखे जहां पर आप लोग हेल्प कर सकते हैं, तो हेल्प उसको जरूर कीजिए, क्योंकि ये दुर्घटना जो देखने को मिलती है, इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने सपने भी अचीव नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को यहां तक कंडीशन देखने को मिलेगी। मतलब कई सारे लोगों से मैं बात करता हूं तो उससे मुझे कई सारी ऐसी चीजें जानने को मिलती हैं कि ये एक तरीके से इतना गंदा काम है कि इसका कोई
मतलब इसकी कोई सजा, क्या सजा दोगे इंसान को? इसको मार दो ना, उसको 4-5 बार मारो चाहे इंसान को, तब भी उसको ये सजा जो है वो कम रहेगी उसके लिए। तो ये हरकतें हैं आज के डेट में, तो ये काफी झंझोड़ने वाली चीज होती है यार, मतलब चल क्या रहता है, माइंडसेट कैसा है इंसान का। तो ये आप लोग थोड़ा देखिए। एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, क्वाड के बारे में, ठीक है। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें ऐसे जहाज दिखाए जाते हैं। तो यहां पर जहाज का जो हम लोग बात करेंगे, क्वाड के बारे में बात करेंगे। तो क्वाड जो है 4 मेंबर का ग्रुप है, जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए और एक है चाइना। चाइना नहीं, ऑस्ट्रेलिया। चाइना को तो टैकल करने के लिए बनाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर। तो इनके द्वारा ये ग्रुप है, इनके द्वारा, इस ग्रुप के द्वारा कंप्लीट सबके द्वारा मिलकर अब सी में एक साथ मिलकर काम किया जा रहा है। यानी कि बात करो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। मालाबार एक्सरसाइज जो है यहाँ पर ये स्टार्ट की गई थी, जिसको स्टार्टिंग में सिंपल पैसेज एक्सरसाइज के नाम से यहां पर बेसिकली बोला गया, पैसेज एक्सरसाइज। ये 1992 में स्टार्ट की गई 2 कंट्री की नेवी के बीच में, एक साइड में यूएसए और एक साइड में इंडिया। तो यहां पर जब इनके द्वारा स्टार्ट किया गया तो ये 1998 में इसको रोक दिया गया, क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। तो न्यूक्लियर टेस्ट के चलते जो यूएसए था उसने एक्सरसाइज हमारे साथ में रोक दी, पर 2002 में जाकर फिर से रिज्यूम कर ली, रिलेशन जो है वो नॉर्मल हो गए। 2015 में जाकर इसके जापान को ज्वाइन कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया को पहले इनवाइट किया गया था, पर ऑस्ट्रेलिया ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था चाइना के प्रेशर में आकर। फिर से अब ऑस्ट्रेलिया सामने आ रहा है और बोल रहा है कि मुझे भी इसको ज्वाइन करना है। तो अब क्वाड ग्रुप पूरा यहां पर मालाबार एक्सरसाइज का पार्ट बनने जा रहा है 2020 से। तो आने वाले टाइम में देखते हैं इससे हम लोग को क्या क्या फायदा देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, ये अच्छी न्यूज है जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी के साथ में इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में आप लोगों से बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखिएगा। हालांकि मैं पहले भी आप लोगों से बता चुका हूं, 2+2 डायलॉग अभी इंडिया और यूएसए के बीच में देखने को मिला है। तीसरा 2+2 डायलॉग था, जो कि पहला वाला इंडिया में हुआ था, दूसरा यूएसए में और तीसरा फिर इंडिया में हुआ था। पहला जो यहां पर एग्रीमेंट साइन किया गया था इस पर्टिकुलर फील्ड में, यानी कि मिलिट्री के फील्ड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे लेवल पर स्ट्रेटेजिक अलायंस बन रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो यहां पर GSOMIA, ये आप लोगों से बोला जा सकता है कि इनको बताइए पहला कब हुआ था, दूसरा कब, तीसरा कब, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ईयर के हिसाब से लगाने के लिए आ जा सकता है। तो इसको बोलते हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002, LEMOA लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2016, COMCASA कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2000, हाँ ये है यहां पर 2018। इसी के साथ में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये है 2020। तो ये चारों एग्रीमेंट आप लोगों को याद रखना, ये इंडिया के यूएसए के साथ में एग्रीमेंट है डिफेंस के फील्ड में बेसिकली अच्छे लेवल पर पहुंचाने के लिए। तो इससे कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग न्यूज थी यहां पर आज के साइंस एंड टेक में, यहां पर बोला गया है D614G क्या है। अगर आप लोगों से कोई पूछे D614G म्यूटेशन क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये है कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो ऐसी टर्म बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर इसका नाम ये क्यों दिया गया उसको जानते हैं। सबसे पहले तो जो म्यूटेशन वर्ड यूज किया गया इसका मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली कोरोना वायरस, अगर कोरोना वायरस कहीं पर भी वायरस सब जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये कभी भी अपने नेचर सेम नहीं रखता है, ये टाइम टू टाइम अपना नेचर चेंज करता रहता है। तो इसी के लिए इसको वायरस बोलते हैं। आज इसका नेचर कैसा है, कल को कैसा होगा, इसीलिए इनकी दवाई जल्दी से नहीं बनाई जाती है, ये अपने आप को चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो कोरोना वायरस में भी यहां पर ये पर्टिकुलर, हालांकि कई सारे म्यूटेशन देखने को मिलते हैं, कई सारे परिवर्तन, पर उसमें से एक परिवर्तन को बोला गया D614G। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी ये माना गया है ये काफी डोमिनेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से कोविड-19 ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल रहा है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। अगर कोई वायरस किसी की बॉडी में एंट्री करता है तो वो वायरस जो है वो उसकी कॉपी क्रिएट करने लगता है, यानी कि कई सारी कॉपी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जो वो कॉपी है अगर उसमें कोई चेंज आता हुआ आप लोगों को नजर आएगा इस प्रोसीजर में, यानी कि कोई एरर आ जाती है, कोई चेंज आते हैं, तो उसको आप लोग यहां पर म्यूटेशन बोलते हैं, परिवर्तन आ गया। इसमें ये क्या होता है, यहां पर इसमें यह यहां पर एस्पर्टिक एसिड, ये यहां पर जिसको डी बोला गया है बेसिकली, ये यहां पर इन द 614th पोजीशन जो अमीनो एसिड है वी उसको चेंज कर देता है, किसके साथ में, ये है यहां पर ग्लाइसिन यानी कि जी के साथ में, ठीक है। यानी कि ये जो डी है जी के साथ में चेंज हो जाता है 614th पोजीशन पर, ठीक है, जो वायरस में अगर आप लोग इसको काउंट करेंगे तो इसी के नाम पर इसका D614G इसका नाम रखा गया है। तो डी था पहले, फिर यहां पर जी हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। तो यहां पर एस्पार्टिक एसिड को यहां पर चेंज कर दिया गया, यहां पर यह है ग्लाइसिन जी के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। फर्स्ट टाइम ये म्यूटेशन आइडेंटिफाई किया गया चाइना और यूरोप के अंदर में, आगे चलकर कनाडा और यहां पर यूएसए के अंदर ये चीजें, और ऑल ओवर वर्ल्ड इवन इंडिया में भी आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल जाएगी। तो डायरेक्ट आप लोगों से कोई पूछे D614G क्या है तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। एक बार देखेंगे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, पर फिर भी अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा है तो फीडबैक देकर आप लोग जरूर जाइएगा। अगर आप लोगों को लगता है ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किए
तो इसको तभी आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा, वरना ना तो आप लोगों को लाइक करनी है और ना ही आप लोगों को शेयर करना है। और अगर चीजें अच्छी होती हैं तो आप लोगों ने सुना है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो चीजें जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या बोला, प्लास्टिक को कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों से शेयर की काफी अच्छे लेवल पर। और प्लास्टिक प्रीमियर लीग के बारे में जाना, हमने देखा यहां पर बर्फबारी, इसी के साथ में कैंटीन के बारे में हम लोग को जानने को मिला। नेक्स्ट यहां पर मैंने आप लोगों से पोल्यूशन के बारे में और सफर के बारे में हम लोगों ने जाना। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर कुछ जो पर्टिकुलर चीजें स्टार्ट की गई जैसे कि न्याय कौशल, इसके बारे में चीजें जानने को मिली। ये चीजें जो है सोसाइटी में झकझोर देने वाली चीजें हैं, ये थोड़ा सा ऐसा कीजिए, कोई हो तो उनको आसपास में थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। क्वाड के बारे में जाना, इसी के साथ में हम लोगों ने 2+2 एग्रीमेंट के बारे में जाना। और लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पर D164 जो बेसिकली है D614G के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर ये एक छोटी सी न्यूज है लव जिहाद के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर योगी जी, उनके द्वारा बोला गया है कि काफी बड़ा एक लो लेकर आने वाले हैं जिससे लव जिहाद को रोका जाएगा। लव जिहाद ये टर्म काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिलती है। ये माना जाता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लड़के हैं वो हिंदू जो लड़की हैं उनको फंसाते हैं अपने चक्कर में, और फिर उसके साथ में शादी करते हैं, और फिर बच्चा पैदा करने के लिए बेसिकली उनको यूज किया जाता है कि हाँ बच्चा पैदा किया जाएगा बस, और उनको फिर बच्चों को गलत तरीके से यूज किया जाएगा अलग अलग एक्टिविटी कराने के लिए। यानी कि ये एक टर्म यहां पर अभी काफी लार्ज स्केल पर यूज होती हुई नजर आती है। तो आदि जी के यानी कि योगी जो यहां पर योगी जी उनके द्वारा बोला गया है कि ये इसके खिलाफ काफी टफ लो लेकर आने वाले हैं। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे केस यहां पर देखने को मिलते हैं जहां पर ये टर्म यूज होती हुई नजर आती है। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, तो आप लोग भी अपनी राय जरूर बताइएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर अच्छे से एंजॉय किया है तो इसकी पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। कई सारी चीजें यहां पर शेयर की जाती हैं टेलीग्राम, स्टडी लवर वीर के नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कीजिए, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाते हैं सारे। मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी, वो वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।